नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ के लोक भवन में चल रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई। इस कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनकी जानकारी ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने खुद दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि आज इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से बिजली को लेकर बुनकरों की मांगों को मंजूरी मिली है। पावरलूम हैंडलूम योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस प्रस्ताव के पास होने से बुनकरों को योजना से सीधे लाभ पहुंच सकेगा। बुनकरों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ राजूपाल हत्याकांड के आरोपी शूटर ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। अब्दुल कवी ने सीबीआई लखनऊ में सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब्दुल कवी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है। 18 साल से इनामी शूटर अब्दुल कवी फरार चल रहा था, लेकिन अब उसने सरेंडर कर दिया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर के दुआई हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है सीबीआई लखनऊ में। देखिए, अब्दुल कवी वही नाम है जो राजूपाल हत्याकांड में शामिल था और सबसे बड़ी बात है कि राजूपाल हत्याकांड को लेकर ही उमेश पाल की हत्या की गई। आशंका जताई जा रही थी कि उमेश जो कि गवाह बताए जा रहे थे राजूपाल हत्याकांड के, इसी वजह से पहले उन पर अपहरण का भी आरोप था पीक पर और उसके बाद हत्या का भी आरोप लगा है। फिलहाल अपहरण के पीछे भी वजह बताई गई थी कि जब उमेश पाल का अपहरण किया गया था तो राजूपाल हत्याकांड में उसने गवाही देनी थी, दबाव बना के गवाही दिलवाई गई थी। यही वजह है कि उस मामले में भी कुछ दिन पहले ही सजा का ऐलान हुआ है और उम्र कैद की सजा पीक को मिली है। उसमें वो फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। लेकिन कवि की बात यह है तो 18 साल से अब्दुल कवी फरार थे। कुछ दिन पहले ही जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए थे। पुलिस लगातार दबिशें दे रही थी। जो भी राजूपाल हत्याकांड से जुड़े हुए लोग थे, जो उमेश पाल से हत्याकांड से जुड़े हुए लोग थे, उन सभी की तलाश तेज कर दी गई थी। ऐसे में ही पुलिस कौशाम्बी भी पहुंची थी और अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर को वहां से गिरफ्तार किया गया था। बताया यह भी जा रहा था कि कवी को शेल्टर देने के मामले में अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद से कवी की तलाश में कई टीमें नेपाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी भेजी गई थी। लेकिन जिस तरह शिकंजा कसा गया है उसी का परिणाम माना जा रहा है कि अब्दुल कवी ने आज लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल, लखनऊ की कोर्ट में अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर अहम जानकारी तमाम दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल कवी को काफी लंबे समय से, या यूं कहा जाए 18 सालों से फरार चल रहा था, तलाश की जा रही थी, लेकिन अब जाकर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में उसको सरेंडर करना पड़ा है। तो वहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेताजी का सम्मान उनके बेटे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रहण किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जब इस सम्मान की घोषणा हुई थी उसके बाद बहुत ज्यादा सियासत देखने को मिली थी, लेकिन आज तमाम उठापटक और सियासत के बाद अखिलेश यादव ने इस सम्मान को ग्रहण किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था। इसके साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला करें। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। निकाय चुनाव में फिर से पेच फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है। हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों की जिरह भी सुनी है। नगर निकाय आरक्षण को लेकर कल फिर सुनवाई होगी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जिरह हमने सुन ली है।
लेकिन अभी भी बात बाकी है। आज दोनों पक्षों की जिरह सुनी गई है। नगर निकाय आरक्षण को लेकर के कल फिर से सुनवाई होगी। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर के द्वारा जुड़े हुए हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है नगर निकाय चुनावों को लेकर के? एक तरफ पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सुभाषपा हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, तमाम दल तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट फिर से पेच फंसा सकता है। देखिए, पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि मामला हाईकोर्ट में आकर फंस सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने ही पहले जब अपना निर्णय दिया था उसने साफ तौर पर कहा था कि सभी जो ओबीसी की सीटें हैं उनको सामान्य मानकर तत्काल चुनाव कराया जाए, और सरकार को आदेश किया था कि 2 दिन के अंदर चुनावी घोषणा करें और चुनाव कराएं। लेकिन इसके बाद सरकार ने तुरंत आयोग का गठन किया, जो समर्पित आयोग था ओबीसी का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को रोके जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जब ये आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई 3.5 महीने में, इसको सौंप भी दिया गया और कोर्ट से फिर से परमिशन मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से कि हमें अब हरी झंडी दी जाए, हम चुनाव कराना चाहते हैं, पूरी तरह से ओबीसी की रिपोर्ट के साथ तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था रैपिड टेस्ट से। जिस तरह से रैपिड सर्वे के आधार पर ये चुनाव की जो आरक्षण सूची तैयार की गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण पूरी तरह से सही नहीं है। 27% जो आरक्षण दिया जाना है। और सबसे बड़ी बात तौकीर, इस दौरान देखिए जिस तरीके से ओबीसी आयोग का जो गठन किया गया था, उसमें जो टीम की अध्यक्षता कर रहे थे उनसे जिस दौरान आपने बातचीत करी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम प्रेजेंट सर्वे यानी कि जो मौजूदा सैंपल हमारे पास मुहैया हैं, हम उन्हीं के आधार पर सर्वे करवाएंगे, हम कहीं से अलग से सैंपल एकत्रित करने नहीं जा रहे हैं। जब ये गवाही होगी कोर्ट के अंदर तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष कमजोर पड़ जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये इकलौता जनता टीवी से ही उनकी बात हुई किसी, और उन्होंने एक्सक्लूसिव ये बात उनसे जब पूछी गई कि आखिर आपका सर्वे का आधार क्या होगा, आप डेटा कलेक्शन कहाँ से करेंगे, क्या डोर टू डोर जाएंगे या फिर सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 ऐसे मानक हैं जिसमें ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया जाना होता है, जिसमें शैक्षिक, आर्थिक और उनकी जनसंख्या के आधार पर वो पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, सर्वे किया जाता है। लेकिन उन्होंने जवाब में कहा राम अवतार सिंह ने कि ये जो सर्वे है ये हम इतने कम समय में मुमकिन नहीं है कि पूरे 75 जिलों से सर्वे किया जा सके। ऐसे में हम वहाँ के जो अधिकारी हैं, यानी कि जो डीएम और तहसीलदार हैं, उनसे ही रिपोर्ट के आधार पर इसे तैयार करेंगे। तो जाहिर तौर पर पेच फंसना बहुत ज्यादा मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि जो रैपिड सर्वे किया गया था सरकार की तरफ से और जिसके आधार पर आरक्षण सूची जारी की गई थी, कहीं न कहीं जो समर्पित आयोग है उसने भी उसी को आधार बनाया है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो रिपोर्ट है हाईकोर्ट में पेच फंसा सकता है, और जो विपक्षी जो पिटिशनर है वो भी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे कोर्ट में, क्योंकि जो आधार है उसको जरूर मांगा जाएगा कि किस आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। तो माना जा रहा है कि पेच फंसना निश्चित है। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में आरिफ और सारस की दोस्ती की खबर पिछले दिनों सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में छाई रही, और जब अखिलेश यादव आरिफ के घर पहुंचे तो वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया में आरिफ का सारस का मसीहा उसको बताया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर पड़ताल शुरू की गई। तो आरिफ के आधे से ज्यादा दावे झूठे निकले। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। मामला शुरू होता है यूपी के अमेठी जिले के जोधनपुर गांव से, जहां के रहने वाले आरिफ का सारस के साथ दोस्ती का वीडियो वायरल होता है। कुछ दिन बाद अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस की जुगलबंदी का नजारा देखने मंडखा गांव पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जहां आरिफ की प्रशंसा करते हैं, वहीं सारस के सहारे सरकार पर तंज कसते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद नियम अनुसार सारस और आरिफ के बीच में वन विभाग की एंट्री होती है। वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए आरिफ को नोटिस दिया और सारस को वन क्षेत्र में ले जाया गया। तो वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बदले के तहत कार्रवाई का जमकर आरोप लगाया। साथ ही सारस के नाम पर आरिफ को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। आरिफ और सारस की दोस्ती में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिखीपुर रामबका गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि
यहाँ के ग्रामीणों का साफ दावा है कि इसके पहले आरिफ के पास जो सारस है वो यही गांव में रहा करता था, यही खलिहानों में रहा करता, इसी जंगलों में रहा करता था। लेकिन अब सारस आरिफ के पास पहुंचकर एक राजनीति का केंद्र बन गया है। आरिफ के गांव से कुछ दूर पर ही स्थित भीखीपुर और रामगढ़ी के लोग कुछ पुराने वीडियो और फोटो लेकर सामने आ गए और उन्होंने आरिफ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सारस पहले उनके गांव में रहता था। इतना ही नहीं, गांव वाले दावा करते हैं कि सारस घायल अवस्था में आरिफ को नहीं बल्कि रामगढ़ी के विजय सिंह को मिला था। इतना ही नहीं, जामो क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि संग्राम सिंह ने आरिफ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। नहीं, वो आरिफ की बात झूठी है। वो झूठे प्रचार मीडिया में रहने के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं और वो इतने दयालु हृदय के नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या सारस को लेकर साजिश की गई? आखिर आरिफ को झूठ बोलने की जरूरत क्या थी और आखिर अचानक अखिलेश यादव आरिफ के घर कैसे पहुंच गए? और क्या निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी साजिश रची गई जिससे कि वर्ग विशेष के लोगों को अखिलेश यादव के साथ जोड़ा जा सके? इन सवालों पर समाजवादी पार्टी और आरिफ से जुड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि सारस को मोहरा बनाकर आरिफ ने शोहरत और लोकप्रियता हासिल कर ली, तो वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले वर्ग विशेष का सच्चा हितैषी होने के मैसेज दे दिया। जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। तो सारस और सियासत एक जैसे सुनाई देते हैं ना। फिलहाल सारस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और सियासत, जनता, वोट बैंक कहां शिफ्ट होगा ये चुनावों में नजर आ जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। आधुनिक शिक्षा व प्राचीन भारतीय संस्कारों का अद्भुत संगम स्थल, इंडोर तथा आउटडोर खेलों की बेहतरीन व्यवस्था, गुरुकुल तक्षशिला का आदर्श शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार, लड़कों का संपूर्ण आवासीय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थान, जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री, सैनिक स्कूल, एनडीए, नीट तथा आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से पहली भारत गौरव गुरु कृपा स्पेशल ट्रेन रवाना की है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन से ट्रेन को रवाना किया गया। गुरु कृपा ट्रेन सिख धर्म से जुड़े हुए देश के प्रमुख स्थानों की यात्रा और दर्शन कराएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जनता टीवी से कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राओं से एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी और रेलवे की ये पहली और सराहनीय पहल है। इसको जो है इन्होंने आज हरी झंडी दिखाना है और हमारे पूर्व मेयर भी हैं संयुक्ता भाटिया जी। तो मैं जानना चाहूँगा मंत्री से क्या है इसका जो है उद्देश्य और कैसे क्या कार्यक्रम आगे रहेगा। ये सब लोग आज जो देखिए, ये ट्रेन एक जकारा लगा विभिन्न गंतव्य स्थलों को तय करते हुए जो भी सिख समाज के पुनीत स्थल हैं, पावन स्थल हैं, उन सबको इन यात्रियों को यात्रा कराने का काम करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम भारत गौरव ट्रेन यात्रा का जो स्वरूप आदरणीय मोदी जी ने तय किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में एक यात्रा है और ये निश्चित रूप से गौरवशाली भारत के लिए एक भारत की आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इस तरह की यात्राओं से न सिर्फ भारत की एकता, अखंडता को ताकत मिलती है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बल मिलता है। एक दूसरे की संस्कृति को समझने का, एक दूसरे जानने का और अपने धर्म के प्रति भी आस्था जगाने का एक नया इससे आयाम मिलता है। और ऐसी यात्राओं से निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अवसर मिलता है। ऐसी यात्रा को मैं बधाई देता हूँ
आज इस यात्रा को लखनऊ से हम लोग रवाना करेंगे। ये 10 दिन की यात्रा विभिन्न गंतव्यों से होते हुए पंजाब में आनंदपुर साहिब और सारे जो सिख धर्म के पावन स्थल हैं उन तक जाएगी। इस यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो ये थे जयवीर सिंह जी, इनका कहना है कि ऐसी यात्राएं जो है लगातार चलती रहेंगी और जो है भारत ये पहली बार आज ट्रेन रवाना की जा रही है, तो यहाँ से सिखों के सभी प्रमुख स्थलों को जो है पहुँचाएगी और दर्शनार्थियों को दर्शन करा करके 10 दिन बाद वापस आएगी। कैमरामैन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो ट्रेन के शुभारंभ से पहले ये जो बातचीत हुई इसमें साफ तौर पर नजर आया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन, केंद्र प्रशासन भी लगातार तमाम धर्मों की भावनाओं को एक साथ लाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी शिक्षा परिषद ने तमाम पाठ्यक्रमों से मुगलों के इतिहास को हटा दिया है। इसके बाद एक तरफ हिंदूवादियों में हर्ष की लहर है तो वहीं विपक्ष इस पर हमलावर नजर आ रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ताजमहल से आगरा को कोई हटाकर दिखाए तो जाने। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर ही प्रश्न उठा दिया। सपा महासचिव ने कहा है कि भारत में हर वर्ग के लोगों को रहने की स्वतंत्रता है, यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान का राज है, देश संविधान से चलता है। वहीं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस से मुस्लिम शासकों और इस्लाम से संबंधित पाठ्यक्रम को हटाने पर देवबंदी उलेमा मौलाना असद कासमी ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को ऐसे कामों से बचना चाहिए। और ये पूरे प्रदेश के इतिहास की जो किताबें हैं, 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर मुगलों के बारे में जो पढ़ाया जाता था, बतलाया जाता था इतिहास के अंदर, मालूम हुआ कि उसको हटाया जा रहा है। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि सरकार है इनकी और ये पूरे प्रदेश के मालिक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, जो इनकी मर्जी आती है वो कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो इनको बेहतर लग रहा है वो ये कर रहे हैं। लेकिन एक सुझाव, एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि कोई भी काम ऐसा हो जिससे प्रदेश का फ़ायदा हो, प्रदेश की जनता का फ़ायदा हो और हमारा प्रदेश जो है उन्नति करे, विकास करे। और जिस तरीके से हमारे जो है नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको रोजगार मिले से तो उससे फायदा होगा, ना कि इन चीजों को हटाने से या खत्म करने से कोई फायदा होगा। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में उत्तराखंड का मान बढ़ाने वाली मानस खंड झांकी को पहला स्थान मिला, जिसको न सिर्फ प्रदेशवासियों ने बल्कि देशवासियों ने भी काफी सराहा। अब अच्छी खबर यह कि इस झांकी को आगामी 18 मई तक राज्य के अलग अलग स्थानों यानी कि आम जनता आप तक पहुंचाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानस खंड को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन के लिए विधिवत पूजा अर्चना के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्यों के मुकाबले सराहा गया, पहला स्थान मिला। इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और पहली बार हमारे राज्य की जो झांकी है जिसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया और कर्तव्य पथ की पहली परेड और ऐतिहासिक परेड, उस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को, जिन लोगों ने भी इस झांकी के निर्माण में, इसके प्रस्तुतिकरण में अपना योगदान दिया है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोग इस मानस खंड की झांकी को देखें, जिसमें हमारे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हमारा जो प्रमुख हमारे धाम हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को इसमें दर्शाया गया है, योग अध्यात्म की भूमि को दिखाया गया है। तो उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्रों में ये झांकी जाएगी और आज से प्रारंभ होकर 18 मई तक लगातार प्रत्येक स्थानों पर, जिलों पर भ्रमण करेगी और वहाँ के स्थानीय लोग इससे अवगत होंगे और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित होगी कि अब उत्तराखंड हर क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रावत ने कहा कि तीर्थ धामों और यात्रा मार्गों पर सभी व्यवस्थाएं जल्दी पूरी की जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा के प्रमुख पड़ावों और धामों में आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस मुहैया कराने का रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट तक होना चाहिए। साथ ही कहा कि गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यात्रा रूटों पर स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित सूचना पट लगाने का आदेश दिया है। तो वहीं आईसीएसई बोर्ड के निजी स्कूल में 2nd क्लास की इंग्लिश की बुक में अभिभावकों को हैरान कर दिया। क्यों हैरान किया? क्योंकि किताब की शिकायत लेकर मनीष मित्तल नाम के एक व्यक्ति जिलाधिकारी सोनिका के पास पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को यह बताया कि उनका बेटा जो एक निजी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, बच्चे ने मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू कहने लगा है। और जब उससे ये सवाल किया गया कि किसने उसे ये कहना सिखाया और सलाह दी, तो उसे पता चला कि उनकी इंग्लिश की बुक में मदर फादर की जगह अम्मी और अब्बू लिखा हुआ है। इस शिकायत का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने तुरंत शिक्षा अधिकारी को मामले की तफ्तीश और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है वो जल्द ही अमल में लाई जाएगी। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा नैनीताल में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि आईसीएमआर और निदेशालय के दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार जुकाम सांस के मरीजों के कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं, साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड के मामलों में एकाएक इजाफा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है, साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है आईसीएमआर से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी आईएलआई के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। और तैयारी कितनी हो रखी थी, अभी सारी है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब फंक्शनल हैं और टीम भी हमारी पूरी तैयार है, सब व्यवस्थाएं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में चोर ने चोरी कर जलाई मोटरसाइकिल, जलती बाइक के पास पहुंचा बाइक मालिक, चोर का वीडियो हुआ तेजी से वायरल। लखनऊ में बुजुर्ग महिला के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी, दबंग के घर जाने के बाद लापता हुई पीड़िता, कोटेदार पर जमीन बेचकर पैसे हड़पने का लगा आरोप। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने 2 सगे बाइक सवार भाइयों को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, मजदूरी कर लौट रहे थे दोनों भाई। बागपत में जल जमाव से हो रही है परेशानी, 2 साल से हो रहा है जल जमाव, गंदे पानी के बीच से निकालनी पड़ी शव की यात्रा, शव यात्रा का वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। कानपुर में दबंगों की पिटाई से महिला की मौत, घटना से ग्रामीणों में फैली दहशत, पानी की टोटी लगाने पर हुआ था विवाद। मसूरी को 200 साल हुए पूरे, नगरपालिका करेगा कार्यक्रमों का आयोजन, देश विदेश से मेहमान पहुंचेंगे मसूरी। पीलीभीत में नहर के पास मिला शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीरनगर में प्रधान की पिटाई, महिलाओं ने प्रधान को चप्पलों से पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। अलीगढ़ में एक ही गांव की 2 किशोरियों के अपहरण से मचा हड़कंप, एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों ग्रामीण, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जोरदार भिड़ंत, घटना में 2 लोग घायल, हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।